चैप्टर 1 कंप्लीट और चैप्टर 2 पेज 40 तक ना। तो अभी हम कहाँ पे, किस पेज पे हैं? पेज 39 पे, पेज 39 पे, पेज 39 तक कर लें टेस्ट। चलो पेज 39 तक टेस्ट होगा। चैप्टर 1 कंप्लीट और चैप्टर 2 होगा अप टिल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इकोलॉजिकल फैक्टर शायद आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी वो टेस्ट का भी एक अंबार आया पड़ा है, तो वो भी हमने कल वाला टेस्ट भी डिस्कस करना है, ये टेस्ट भी डिस्कस करना है, अभी कोई बिस्ती प्रोग्राम भी करना है हमने, तो इसलिए इकोलॉजिकल फैक्टर हम कल पढ़ेंगे। सो वापस आगे चैप्टर 2 हमने नाम रखा था बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या था? एनीथिंग आउटसाइड द बिजनेस i.e. इंडस्ट्री मार्केट दैट अफेक्ट द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। और हमने पढ़ा हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, मीन परफॉर्म करना है एनवायरमेंटल एनालिसिस। क्या मतलब था सर एनवायरमेंटल एनालिसिस का? एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या था? एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या था? स्टेप्स नहीं, व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंटल एनालिसिस? आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस, या एनालाइजिंग अ फैक्टर, analyzing a factor in the environment, then analyze करके क्या करना है? सर क्या था environmental analysis? पहला पॉइंट क्या था? एनालाइजिंग, एनालाइजिंग the factors इन द एनवायरमेंट। सेकेंडली क्या करना हमें? फाइंड करने हैं। अंग्रेजी क्या बनी? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स फ्रॉम दोज फैक्टर। थर्डली हमें क्या करना है? सॉरी नो, सोल्यूशन से पहले कुछ और करना है। नो, इससे पहले कुछ और करना है। नो, इससे पहले कुछ और करना है। मिस क्या था एनवायरमेंटल एनालिसिस? Factors in the environment that create such opportunities. Recognize the environment. Recognizing the Environment. no. Recognizing significance of those factors, and lastly क्या करना हमें? Deciding how to respond against them. मीन पहले फैक्टर्स एनालाइज करने हैं, उनमें से अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, मीन अपने बिजनेस के लिए क्या हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी सिग्निफिकेंस देखनी है कि कौन सा हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, एंड देन हमने डिसाइड करना है हाउ टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम। और यही क्या है, 4 स्टेप्स हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस के। क्या करना है आपने? पहले स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब क्या है? एनालाइज करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। उसके बाद मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मीन इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने हैं, मीन रेलेवेंट फैक्टर, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। एंड देन फोरकास्टिंग, सिग्निफिकेंस देखनी है, देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। एंड देन असेसमेंट। असेसमेंट मीन आंसरिंग द की क्वेश्चन, हाउ टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट देम। ये पहला पेज हो गया था। फिर हम गए आगे, पेस्टल आ गया, 5 पॉलिटिकल फैक्टर में मिल गए, 3 सोर्सेज ऑफ लॉ मिल गए। क्या थे 3 सोर्सेज ऑफ लॉ? सुप्रानेशनल बॉडी, नेशनल गवर्नमेंट, लोकल और रीजनल गवर्नमेंट। लोकल और रीजनल गवर्नमेंट की कोई एग्जांपल दें? लोकल और रीजनल गवर्नमेंट की कोई एग्जांपल दें? लॉज डिफाइंड बाय लोकल गवर्नमेंट ड्यू टू इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक आज़ाद जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट की लॉ की कोई एग्जांपल दे? कंपनीज एक्ट 2017 क्या है? नेशनल गवर्नमेंट का लॉ है जो पूरे कंट्री में अप्लाई होगा। नहीं, सुप्रा नेशनल बॉडीज की एग्जांपल दे?
यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, IFAC या IASB इन अकाउंटिंग। ओके, फिर हमने कोई 5-6 लॉज पढ़ लिए। एम्प्लॉयमेंट लॉ का पर्पस to provide protection to employees so that employer cannot exploit, mistreat the employees. Purpose of health and safety law? To provide a safe workplace to employees where they are not exposed to any danger or risk to their health. Purpose of data protection law? To provide protection to individual data so that no one can hold, use, process individual data without his permission. कंपटीशन लॉ का पर्पस टू मेंटेन फेयर कंपटीशन एंड अवॉइड एंटी कंपैटिटिव प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का पर्पस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर सो दैट सेलर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर। साइबर लॉ का पर्पस टू प्रोवाइड इंटरनेट सिक्योरिटी ओवर द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। टू प्रोवाइड इंटरनेट सिक्योरिटी ओवर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपने क्या करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। कैसे? कुछ पॉलिसीज में लॉ को फॉलो करके। और यही क्या है, एम्स हैं किसके, लॉज के। कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस के लिए लॉ डिफाइन करती है। तो आप बताएं गवर्नमेंट के क्या एम होते हैं लॉ डिफाइन करने के। तो हर लॉ का पर्पस जो है यही क्या है, गवर्नमेंट के एम होते हैं जो गवर्नमेंट अचीव करने के लिए लॉ डिफाइन कर रही है। फिर हम आगे गए, सोशल फैक्टर में मिले, इकोनॉमिक फैक्टर मिले, इकोनॉमिक फैक्टर मिले, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में मिले 7 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। एक बड़ा टॉपिक था इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की 7 टाइप्स। कि अगर एम्प्लॉयज को डिसमिस किया गया है जॉब से तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन सी? डिसमिसल की सूरत में ट्रांजिशनल या फ्रिक्शनल? फ्रिक्शनल। मूविंग फ्रॉम, स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर ड्यू टू collapse of industry, due to absence of industry in particular region, due to change in season, due to technological development। यही थी अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स। बड़ा टॉपिक था ये एक। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या था, 5 इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बिजनेस, ऑन हाउस होल्ड, ऑन इकोनॉमी, लैंडर बोरर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। और बड़ा टॉपिक क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। कुछ 6 माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी थे। डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंज्यूमर इनकम एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई लर्न करने के लिए इन दोनों पेजेस में चीज नहीं थी। कॉस्ट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो हम खुद से लिख सकते हैं। प्राइस को कोई फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो हाँ ये लर्न कर लेते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। फिर हम आगे चले गए, सोशल फैक्टर में मिल गए 4 सोशल फैक्टर। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट, डेमोग्राफी टाइप ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू साइज, एज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कल्चरल फैक्टर ड्यू टू कस्टम इन अ कंट्री। या चौथा क्या था, एजिंग पॉपुलेशन और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की कोई 4 पॉलिसीज हैं। permitting immigration through controlled immigration scheme, encouraging people to work beyond retirement age, increasing the age of retirement, providing subsidies or grants to individual couples who have more children। एक डेफिनेशन थी बिजनेस एथिक्स की, वो क्या था, डीलिंग विद व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। और एथिकल वैल्यूज क्या हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल फैक्टर यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर हमने कल स्टार्ट किया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर।
और हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस ऑपरेशन या वर्किंग मेथड्स. So technology have replaced man. Tasks previously performed by man now performed by technology. Man has been restricted to high level analytical intellectual tasks. Even with the growth in technology, high level analytical tasks are also performed by the technology. यही बात है. नहीं, impact of technology on products and services क्या है? CAD computer assisted design, CAM computer assisted manufacturing and provision of services by the system. नहीं, impact of technology on business structure and strategy क्या है? Downsizing, delayering, outsourcing, ये 3 चीजें हमने कल कवर कर ली. So कल हमने कवर कर लिया downsizing, delayering, outsourcing, और पीछे जो है वो इम्पैक्ट रह गया क्या? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So downsizing क्या था? Reduction in size of business doesn't mean business performing few transactions. It means business performing transaction through fewer number of people, smaller number of people. कैसे task previously performed by man is now replaced by the technology. Delayering क्या था? Removing middle management and placing technology for communication. क्या कह रहा है? रिमूविंग मिडल मैनेजमेंट एंड प्लेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन. और डीलेयरिंग पॉसिबल है, इफेक्टिव है, प्रॉफिटेबल है व्हेन हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल. टेक्नोलॉजी इज ट्रस्टवर्थी एंड रिलायबल. लोअर मैनेजर्स आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लोअर वर्कर्स आर motivated and can retain authority. डिफरेंस क्या है बिटवीन डाउनसाइजिंग और डीलेयरिंग में? डेफिनेशन डिफरेंस है, लेकिन आपस में लिंक क्या है? When middle managers are removed, there is a staff cutting, so downsizing as well. Outsourcing क्या थी? Instead of performing business operation internally, subcontracting the work to external. क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है? अकाउंटिंग फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है, आईटी फंक्शन हो सकता है, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर एचआर मार्केटिंग भी आउटसोर्स हो सकता है. फायदे भी आउटसोर्सिंग के क्या है? चैप्टर 3 में जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने. मसला भी है, क्या है? चैप्टर 3 में जाके पढ़ेंगे. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी क्या है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, अभी नहीं हमने पढ़ना. क्यों? ये टॉपिक वहाँ पे भी है, तो कुछ चीज़ें कल पे छोड़ देते हैं. क्या ख्याल है? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? कि आप अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. मीन एक टॉल स्ट्रक्चर से आप कहाँ पे आ सकते हो? फ्लैट स्ट्रक्चर पे आ सकते हो, जिसको नाम दिया जाता है वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग. वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जो गैप है, इसको आप ख़त्म कर सकते हो. कैसे? मिडल मैनेजमेंट को रिमूव किया. वो कर क्या रहे थे? ऊपर की बातें नीचे, नीचे की बातें ऊपर कम्युनिकेट. तो आपने वहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा दी, जिससे वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग हो गई. मीन गैप जो है वो बिटवीन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ ओवरकम हो गया. या टेक्नोलॉजी को ओवरकम यूज़ करते हुए आप हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो. हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग क्या है? कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं,
इनको आप आपस में लिंक कर सकते हो। लाइक एक डिपार्टमेंट ने कोई काम किया तो फौरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू दूसरे के पास पहुंची, उसने देखना उसके पास क्या पड़ा है, इसने देखना उसके पास क्या पड़ा है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग भी हो गई। ये क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग, जिसके थ्रू क्या होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा अचीव होंगी, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्विक होगी या स्लो होगी, क्विक होगी। क्यों, सारे डिपार्टमेंट थ्रू हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग आपस में लिंक हो जाएंगे। और वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग मीन टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में गैप भी कम हो जाएगा। ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी रीस्ट्रक्चरिंग, कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग करते हुए कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग को क्विक कर सकते हैं। ऑन पेज 39 सो क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग, पेज 39। सो रीस्ट्रक्चरिंग में भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ different organization merge function, section and department according to the technological advancement and continuously restructure the organization structure like real time। real time का मतलब क्या है कि आप हर वक्त दूसरों की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऑनलाइन डाटा अवेलेबिलिटी हैज शिफ्टेड द रीजनल डिसीजन मेकिंग टू सेंट्रलाइज्ड डिसीजन। ये जो हम डिफरेंट ब्रांड्स पे जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने, वहाँ पे वो साइज नहीं है तो हमें बताते हैं कहाँ पे पड़ा है, वो क्या है, ऑनलाइन आपस में इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं, क्यों आपस में टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है, लिंक्ड है। मीन एक ब्रांच की इंफॉर्मेशन दूसरी ब्रांच के पास है, तो ये क्या है, एक ही लेवल की रीस्ट्रक्चरिंग मीन हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रक्चरिंग। इसके अलावा इम्पैक्ट क्या है टेक्नोलॉजी का ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी। ऑनलाइन सोशल मीडिया के मार्केटिंग करने के लिए अब आपको क्या करना है, बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगाने, आपको पम्फलेट नहीं लगाने, बाहर जाके बैनर्स नहीं लगाने, क्या करना है, ऑनलाइन आपने जो मार्केटिंग करनी है। क्यों, सारी दुनिया को चस्का पड़ गया है किस चीज़ का, सोशल मीडिया का। इसलिए अब टेक्नोलॉजी ने आपको क्या किया, हेल्प दी कि आप एक ही ऑफिस में बैठे हुए अपनी मार्केटिंग सारी कर सकते हो। क्या करना है आपने, वो वेबसाइट या वो प्लेटफॉर्म जो यूज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करनी है। किसने ये पॉसिबल बनाया, टेक्नोलॉजी। मीन बजाय कि कहीं चल के जाओ, लोग लेके जाओ, इतना बड़ा बोर्ड उठाओ, वहाँ पे लटकाओ, 7 बंदे भी लटके हुए हैं, कोई गिर के मर रहे हैं, बैनर जाके खम्भों पे लगाओ, जाके इश्तहार लगाओ, नहीं। अब आपने क्या करना है, टेक्नोलॉजी ने आपको हेल्प दे दी कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, मार्केटिंग एक ही जगह पे बैठ के कर सकते हो। सो क्या है, सोशल मीडिया हैज चेंज द बिजनेस मॉडल्स। पर्सनल एंड बिजनेस एंटिटीज नाउ हैव बिकम द डिजिटल आइडेंटिटीज। डिजिटल मीन वेबसाइट के थ्रू आपकी आइडेंटिटी बनेगी, रादर देन आपकी शॉप आपकी आइडेंटिटी है। फिजिकल इंस्ट्रक्शन, ट्रैकिंग, मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस हैव अफेक्टेड थ्रू डिजिटल सोशल मीडिया। फिजिकल इंट्रैक्शन मीन पहले आपको लोगों के पास चल के जाना पड़ता था मीटिंग करने के लिए, अब क्या करना है, ओवर द मैसेज, ओवर द ईमेल, ओवर द फोन आपने क्या करना है, इंट्रैक्शन क्रिएट करने हैं, चल के नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। या इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है ऑन बिग डाटा। बिग डाटा, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो होल्ड यूज प्रोसेस करती हैं। वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसे नाम दिया जाता है बिग डाटा का। पुराने ज़मानों में क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती थी, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होल्ड करना भी मसला था, उसे प्रोसेस करना भी मसला था। ये हमारे मोबाइल में अगर हम कभी देखें, हम क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर जो है वो कैप्चर करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली पिक्चर के फोल्डर में अब चली जाती है, वीडियो के फोल्डर में चली जाती है, म्यूज़िक फाइल के फोल्डर में चली जाती है। हमें अब वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ती। आज से कुछ साल पहले के अगर हम मोबाइल देखें तो सारा डाटा इकट्ठा पड़ा होता था, हमें पिक्चर वहाँ से कॉपी करके मूव करके पिक्चर वाले फोल्डर में फेंकना पड़ती थी, वीडियो हमें वहाँ से मूव करके कॉपी करके वीडियो वाले फोल्डर में रखना पड़ती थी, हमें फोल्डर बल्कि क्रिएट खुद करना पड़ता था। फिर हम चीज़ों को क्या करते थे, सिंक्रोनाइज मीन स्ट्रक्चर करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया, ये जो बिग अमाउंट ऑफ डाटा कंपनीज होल्ड कर रही हैं,
इसको सिंक्रोनाइज करना, स्ट्रक्चर करने में कंपनी को हेल्प देना शुरू कर दिया कि आपके कस्टमर भी अगर डिफरेंट टाइप के हैं, सपोज आपके कस्टमर पाकिस्तान में हैं, आपके कस्टमर जो है वो यूएई में हैं, आपके कस्टमर सपोज इंडिया में हैं, पाकिस्तान में सपोज लाहौर के कस्टमर सेपरेट हैं, कराची के सेपरेट हैं, तो ये सॉफ्टवेयर अब आपको क्या करते हैं, उस बिग डाटा को मैनेज करने में, स्ट्रक्चर करने में हेल्प देते हैं। मीन अब कंपनीज क्या कर सकती हैं, बिग डाटा इजीली होल्ड कर सकती हैं, इजीली प्रोसेस कर सकती हैं। क्यों? सॉफ्टवेयर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या करते हो, उनको अब इजीली स्ट्रक्चर कर सकते हो। मीन सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे कि कस्टमर, आपके लार्ज कस्टमर हैं तो उनका डाटा अगर आपने निकालना है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाला जा सकता है। स्मॉल कस्टमर है तो उनका डाटा अगर आपने देखना है तो वो निकाला जा सकता है। नहीं, मेरे पिछले साल के जो नए कस्टमर थे उनका डाटा सिर्फ चाहिए, उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। नहीं, करंट ईयर के जो कस्टमर हैं सिर्फ उनकी लिस्ट चाहिए तो वो भी निकाली जा सकती है। नहीं, सिर्फ करंट मंथ के जो मेरे कस्टमर हैं नए, वो कौन से हैं, तो उनकी लिस्ट भी निकाली जा सकती है। हाँ, अगर ये सॉफ्टवेयर ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे कस्टमर का डाटा देखना पड़ेगा, फिर अंदर से फाइंड करना पड़ेंगे वो करंट मंथ से रिलेटेड कौन कौन से हैं या करंट ईयर से रिलेटेड कौन कौन से। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करने में, स्ट्रैटेजी मीन प्लानिंग करने में, अगर बिग डाटा को आपने एनालाइज करना है, उनमें से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो भी आपको हेल्प दे रहे हैं। बिग डाटा का मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो कंपनी होल्ड करती है। और डे बाय डे बिग डाटा की नीड इंक्रीज होती चली जा रही है। हमारे पर्सनल लेवल पे अगर हम देखें, बचपन में शायद हम मोबाइल यूज़ करते थे, कितना कोई बड़ी मुश्किल से 50 MB मेमोरी वाला, वहाँ से हम मूव हुए 1 GB पे आ गए, 1 GB से 2 GB का कार्ड आ गया, 2 GB से 4 GB कार्ड पे पहुँचे, और अब शायद 128 GB भी मेमोरी हमारे मोबाइल में कम पड़ी होती है। मीन डे बाय डे हमारी मेमोरी की नीड इंक्रीज होती चली जा रही है। मीन हम डाटा जो अपने पास होल्ड कर रहे हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये तो पर्सनल लेवल पे है, कंपनी लेवल पे इससे भी ज़्यादा डाटा इंक्रीज हो गया। लेकिन उस डाटा को एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है, उसमें से कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा फाइंड करना है, तो वो टेक्नोलॉजी ने इजी कर दिया है कंपनी के लिए बिग डाटा को मैनेज करना या बिग डाटा को एनालाइज प्रोसेस करना। So big data, extremely large data sets are being gathered, analyzed computationally to reveal pattern, fashion, trends, association and preferences. मीन एनालाइज आपने करना क्या है, उनके अंदर से कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं, लाइक कंपेयर करने हैं, एक इस साल में कितने कस्टमर नए आए हैं, पिछले साल कितने थे, उससे पिछले साल कितने थे। तो सॉफ्टवेयर आपको कंपेयर करके बताएंगे कि नंबर ऑफ कस्टमर एवरी ईयर आपका कितना या डिक्रीज हो रहा है। फैशन आपने देखने हैं कि फैशन मीन हमारे फैशन कितने मंथ से चलते हैं। लास्ट ईयर हमने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी तो वो कितने मंथ से चली थी। करंट ईयर में हमने कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है तो वो कितने मंथ से चली है। अगर लास्ट ईयर में वो चीज़ चली थी 8 मंथ्स, करंट ईयर में चली है 5 या 6 मंथ्स, दिस मीन फैशन जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। नहीं, लास्ट ईयर वो चीज़ 5 मंथ चली थी, इस साल वो 8 मंथ चली है। दिस मीन फैशन में अब चेंज इतना ज़्यादा नहीं रहा। दिस मीन हम उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हैं। या हमने ट्रेंड्स देखने हैं, सपोज अपनी सेल्स के, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के, एसोसिएशन एंड प्रेफरेंसेस मीन किन किन लोगों के साथ हमारे क्या क्या इंट्रैक्शन है, स्पेशली रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन। दीज बिग डाटा सेट्स आर बीइंग यूज्ड टू टेक बिजनेस डिसीजन। तो बिग डाटा को एनालाइज करने में अब क्या कर रही है टेक्नोलॉजी, हमें हेल्प दे रही है। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजी। रीस्ट्रक्चरिंग क्या था, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर। डाउनसाइजिंग, डी लेयरिंग, आउटसोर्सिंग भी क्या था, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर। या टेक्नोलॉजी हमें हेल्प देती है स्ट्रैटेजी मेकिंग में थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। ये आपको पता है, आपका कैफ के 2 पेपर अब ई मार्किंग होते हैं, ऑडिट का और FAR2 का पेपर, लॉ का भी। ये मार्किंग क्या है, बाहर ये जितनी भी बॉडीज है ICAW, ACCA, वहां पे भी पेपर सारे के सारे ई मार्किंग होते हैं। क्या किया जाता है, पेपर को स्कैन करके सिस्टम के अंदर एंटर कर दिया जाता है और क्या किए गए हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं
जिनके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज एंटर किए गए हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स एंटर किए गए हैं जो लाइक ह्यूमन बीइंग माइंड जो है वो वर्क करते हैं। मीन पेपर जाएगा सॉफ्टवेयर के पास, सॉफ्टवेयर आपका पेपर चेक करके मार्किंग करेगा। कैसे चेक करेगा? जैसे ह्यूमन बीइंग कर रहे होते हैं। ये जो रोबोटिक सिस्टम बनाए गए हैं पेपर को चेक करने के लिए, इन्हें नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मीन सॉफ्टवेयर के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के थ्रू क्या चीज आ गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन एनालिटिकल इंटेलेक्चुअल टास्क जो लोग परफॉर्म करते थे, अब वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जब परफॉर्म हो रहे हैं एनालिटिकल टास्क, इस चीज को क्या नाम दिया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? रोबोटिक सिस्टम। मीन पेपर स्कैन होके सिस्टम में जाएगा और सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो है वो पेपर की चेकिंग करेगा। आंसर सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एंटर कर दिए गए हैं, तो उसने क्या करना है? पेपर की चेकिंग करनी है अकॉर्डिंग टू आंसर। लेकिन हूबहू अगर आंसर वैसा नहीं है तो फिर तो वो काट देगा। तो नहीं, उसके अंदर कुछ जो है वो कीवर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं, उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग इस तरह से एंटर की गई है कि अगर हूबहू आंसर नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है या कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो फिर भी आपने क्या करना है? उसको सही कंसीडर करना है। और वो शायद बंदे से ज़्यादा अच्छी चेकिंग करेंगे। क्यों? बंदे का मूड ठीक नहीं है तो शायद चेकिंग ठीक नहीं करेगा। बाहर के कंट्रीज में बंदा पी के पेपर चेक करने बैठा हुआ है तो होशो हवास में नहीं होगा, पेपर ठीक चेक नहीं करेगा, जबकि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। मूड अच्छा है या नहीं है, इसने पेपर कंसिस्टेंट लेवल पे एक ही तरह से चेकिंग करनी है। क्या ख्याल है? तो ये जो ई मार्किंग हो रही है ये कोई गलत नहीं है कि हम अंग्रेज़ी सही नहीं लिखेंगे तो अंग्रेज़ी की मिस्टेक भी वो निकाल लेगा, हमारी ग्रामर मिस्टेक भी निकाल लेगा, या हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपनी वर्डिंग में लिखा तो वो निकाल लेगा। नहीं, वो बंदों से भी ज़्यादा अच्छी चेकिंग करेगा कि उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम, डिफरेंट सिनेरियोज एंटर किए गए हैं कि आपने ऐसे ऐसे भी चलना है, और बंदे से ज़्यादा अच्छा वो बिहेव करते हैं। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? रोबोटिक प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम हैं जो लाइक ह्यूमन बीइंग जो है वर्क परफॉर्म करने में, एनालिटिकल टास्क में हेल्प दे रहे हैं। तो ये भी क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन एनालिटिकल टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, कोई एनालिसिस परफॉर्म करने हैं, तो वो किसके थ्रू किए जाएंगे? अब सिस्टम के थ्रू। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ शिफ्टेड द पैराडाइम। पैराडाइम बोलते हैं स्टैंडर्ड को। मीन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चेंज करके रख दिए हैं। मीन वो काम जो लोग करते थे, अब वो सारा काम कंप्यूटर के थ्रू, रोबोटिक सिस्टम के थ्रू होना स्टार्ट हो गया है। Different business segments are using artificial intelligence. Various services are being provided with the help of artificial intelligence. वो मशीनें बता रही होती हैं आपकी पल्स रेट क्या चल रही है, आपका बीपी क्या चल रहा है, आपकी हार्ट बीट क्या चल रही है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन असिस्टेंस टू द कस्टमर इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप डिफरेंट क्वेश्चन लिख रहे हो, आपको आगे से सिस्टम की तरफ से रिप्लाई मिल रहे हैं, उनके सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑनलाइन गेम आप खेल रहे हो, चेस खेलते हो आप ऑनलाइन, इधर से आप जो है वो चाल चल रहे हो, आगे से सिस्टम चल रहा है, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या किया गया? उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट एल्गोरिदम एंटर किए गए हैं कि अगर ये हरकत हो तो आपने आगे से ये रिस्पॉन्ड देना है, ये हरकत हो तो ये रिस्पॉन्ड देना है। और अल्टीमेटली आप भी अगर खेलते हो तो रिस्पॉन्ड कैसे देते हो? जो चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उसके थ्रू ही देते हो ना। तो चीज़ें भी एक ही दफ़ा नहीं सिखाई जाती, उनमें टाइम लगता है। तो इनमें भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग की गई है, डिफरेंट एल्गोरिदम एंटर किए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं? लाइक ए ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं। सो कहाँ पे यूज हो रहा है? ऑनलाइन असिस्टेंस टू द कस्टमर इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रीक्वेंटली अकरिंग प्रॉब्लम आर बीइंग सॉल्व्ड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन ऐसे मसले जो बार बार आते रहते हैं, तो उसके लिए क्या किया आपने? एक सॉफ्टवेयर बना दिया ताकि उसके थ्रू ही रिजॉल्व होते रहें। तो ये भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रूटीन डिसीजन मेकिंग इज आल्सो बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या हमारे लिए एग्जाम्पल क्या है? ई मार्किंग ऑफ पेपर एट ICAP, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
सो क्या हमने लर्न किया यहाँ से? 3 पॉइंट हमने लर्न कर लिए। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड या बिजनेस ऑपरेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नहीं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी क्या है? डाउनसाइजिंग है, डीलेयरिंग है, आउटसोर्सिंग है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमें करना क्या है? इसको एक दफ़ा लर्न करके डिफाइन कर लेना है, 2 लाइनें। इसकी डेफिनेशन 4 पॉइंट कब इफेक्टिव है एक दफ़ा लर्न करके लिख लेना है। आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन और 5 एग्जाम्पल एक दफ़ा लर्न करके लिख लेना है। और ये काम शायद हमने कल कर लिया है। अब पीछे आज हमने क्या करना है? रीस्ट्रक्चरिंग की 2 लाइनें लर्न करके एक दफ़ा लिख लेनी है। ऑनलाइन सोशल मीडिया की 2-3 लाइनें हैं, एक दफ़ा लर्न करके लिख लेनी है। बिग डाटा की 2 लाइनें लर्न करके लिख लेनी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न करना है। इन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये नहीं कि चारों मैं इकट्ठे ही लर्न कर लूँ, नहीं होना। पहले एक डेफिनेशन को लर्न करो, एक दफ़ा हाथ से लिख लो। ये हाथ से जब लिख ली तो दिमाग के अंदर बैठ गई। जब आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा ये फिर भूल गई है। तो फिर क्या करना है? बुक नहीं खोलनी, वही जो अपना लिखा हो तो उसको यूँ एक दफ़ा नज़र मारनी है, फिर दिमाग में आ जाएगी। अगले दिन फिर पता चलेगा भूल गई हैं। फिर वही अपना लिखा हुआ यूँ सिर्फ सामने लाना है, एक नज़र मारनी और फौरी दिमाग में 5 मिनट में फिर रिवाइज हो जाएंगी। और यूँ अगर हम इनको इस पूरे सेशन में 4 दफ़ा अपना ही लिखा हुआ यूँ आँखों के सामने ले आए तो ये पेपर तक नहीं भूलेगा। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। पीछे रह गया इकोलॉजिकल फैक्टर, जो फुली हम कल कवर करेंगे। कल वाले टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के पास? कल वाले टेस्ट किधर गए? उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था? क्वेश्चन 3 क्या था? क्वेश्चन 3 था क्या? एक्स एंड वाई थ्योरी का था। वो शायद पास्ट पेपर का क्वेश्चन था। चैप्टर 1 का अगर आप पहला क्वेश्चन देखो पास्ट पेपर का, तो वही क्वेश्चन था। चैप्टर 1 के पास्ट पेपर में अगर आप देखो तो पहला क्वेश्चन वही था। ऑन पेज 20 पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो माइंड सेट वाला वही क्वेश्चन था। ऊपर सिनेरियो था, उसने पूछा थ्योरी कौन सी अप्लाई होगी, तो थ्योरी वाई अप्लाई होगी। पार्ट बी में कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी लिख दी। पार्ट सी में उसने पूछा कि क्या थ्योरी वाई हर सिचुएशन में अप्लाई होती है? नहीं, तो किन सिचुएशन में अप्लाई होती है? एप्लीकेशन लिख दो। क्या एप्लीकेशन थी? टू मैनेज प्रोफेशन एंड मैनेजर्स वेयर वर्कर्स आर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, where workers are positively motivated and emotionally mature, and where work situation allows some flexibility. उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या थ्योरी वाई हर सिचुएशन में अप्लाई होती है? उसने ये नहीं पूछा कि थ्योरी वाई कहाँ पे अप्लाई नहीं होती। तो फिर आपने बताना है कहाँ पे अप्लाई होती है। बस सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होती है, बाकियों में अप्लाई नहीं होती। मैंने आंसर किया कि किधर अप्लाई होती है और किधर नहीं होती। किधर नहीं होती वो बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एंड पे कंक्लूजन भी दिया कि कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशंस, तो यहाँ पे मार्क्स नहीं। इसके मार्क्स यहाँ पे अप्लाई होती है और यहाँ नहीं होती, वाई यहाँ अप्लाई होती है और वाई यहाँ पे नहीं होती। तो उसने मार्क्स नहीं दिए? नहीं, उसे तो देने चाहिए थे। चले जाके दिखाना उसको दिखाना, मार्क्स मिल जाएंगे। मेनली आपने क्या बताना है? नहीं, ऑल सिचुएशन में अप्लाई नहीं होती और कहाँ पे अप्लाई होती है वो आपने सिर्फ बताना है। क्यों और कहाँ पे नहीं होती वो तो फिर पता नहीं कितनी जगह है जहाँ पे नहीं होती। तो मेनली जहाँ पे अप्लाई होती है वो बताना है। पहले आर्गुमेंट दे के फिर आपने जजमेंट देनी है। ठीक हो गया? उसका पार्ट डी ठीक था। पार्ट डी ठीक था। थ्योरी जी के फीचर्स लिखने हैं। और पार्ट ई लास्ट पार्ट डिसीजन मेकिंग शायद रिलेट हो रहा था, पार्टिसिपेटिव है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट हो रहा था कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रोल मैकेनिज्म भी आप दे सकते हो कि इनफॉर्मल है। ये भी पिछले वीक हमारा टेस्ट हुआ था चैप्टर 2 का।
चैप्टर 2 का टेस्ट था, चैप्टर 2 के कोई फर्स्ट 8-9 पेजेस का, जो पूरी क्लास में से कोई देने की कोशिश की 96 स्टूडेंट ने, थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई। अगेन आउट ऑफ 156 96 ने दिया, मतलब 60 स्टूडेंट ने टेस्ट फिर नहीं दिया। उन 96 में से कोई 2 स्टूडेंट ने 0 मार्क्स भी लिए, सिर्फ फाइन से बचने के लिए टेस्ट देने चले गए। तो इसलिए अब से ऑनवर्ड हमने फेल होने पे भी फाइन रख दिया है, ठीक हो गया। और कोई 70% पासिंग क्राइटेरिया था हमारा, 50% तो अब वाले टेस्ट में होगा ना असेसमेंट में, और 75% के अकॉर्डिंगली पूरी क्लास में से निकले कितने? 9 स्टूडेंट। एक क्वेश्चन था पेस्टल का सिनेरियो, एनवायरमेंटल स्कैन के शायद 4 स्टेप्स थे रटा, और एक आध रटा बेस्ड क्वेश्चन और था, और उसके बावजूद पूरी क्लास में से स्टूडेंट निकले जस्ट 9। चलें कोई 3 स्टूडेंट ने 73% मार्क्स लिए, उनको भी इंक्लूड चलें कर लें तो बने टोटल कितने स्टूडेंट? 12। सिर्फ 12 स्टूडेंट ने पढ़ के ये टेस्ट दिया, बाकी सब जक मार रहे हैं। हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 22 एक स्टूडेंट ने लिए 20, 11734। एक्सीलेंट। यकीन उसे भी नहीं है कि मेरे आए हैं, ये है यकीन। सेकंड 19 आउट ऑफ 20 2 स्टूडेंट हैं, 11561 गुड, एंड 12042 गुड। आप भी बजाओ ना तालियां, क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से तब्दीली वापस आई है। और थर्ड पे 3 स्टूडेंट हैं, 18 आउट ऑफ 22, 11682 गुड, 1249। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 9 मिलता है आपको, यही क्वेश्चन था पेस्टल का। क्या रिक्वायर कर रहा है? आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर relevant to the above situation and group them for the purpose of pest analysis। उसने पेस्टल नहीं कहा, क्या वर्ड यूज किया है? पेस्ट। तो पेस्ट में हमारे पास 4 हेडिंग आएंगी, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इकोलॉजिकल फैक्टर नहीं आइडेंटिफाई करने, क्यों? पेस्टल होता तो फिर 6 हेडिंग होती, लीगल की भी सेपरेट हेडिंग होती। जब पेस्ट है तो पॉलिटिकल एंड लीगल, मीन पॉलिटिकल भी इसके अंदर आएंगे, लीगल भी इसी हेड में आएंगे। टोटल 12 मार्क्स हैं, तुम्हें कोई इन 4 हेडिंग के अंदर 6 बातें आइडेंटिफाई करनी है, फिर जाके हमें 12 मार्क्स मिलेंगे। और पॉलिटिकल में हमने देखा टैक्सेशन पॉलिटिकल होता है, लॉज लीगल होते हैं। इकोनॉमिक, इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, नेशनल इनकम। सोशल, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, कस्टम्स, टाइप ऑफ सोसाइटी, एजिंग पॉपुलेशन। और टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी। So क्या कहता है? Flavorsome, a US based fast food chain has gained worldwide recognition due to unique taste, exemplary ambience and economy meals। तो कंपनी कोई फास्ट फूड चेन है जिसका टेस्ट अच्छा है, एम्बियंस अच्छी है, मील्स इकोनॉमी है, सस्ते हैं, जिस वजह से दुनिया में अच्छी प्रोडक्ट की डिमांड बनी है। It is considering to exploit an opportunity to expand its business in major city of Exanta। और कंपनी को किसी दूसरे कंट्री में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है एंटर होने की। Exanta is a developing country where demand for fast food is ever increasing
And during the last decade, local as well as international fast food chain have enjoyed substantial profit. मीन जिस कंट्री में ये जा रहे हैं वहाँ पे फास्ट फूड चेन जितनी भी ऑपरेट कर रही हैं वो हाई प्रॉफिटेबिलिटी में ऑपरेट कर रही हैं। क्यों? लोग उनकी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कोई फैक्टर है ये? लोग प्रेफर कर रहे हैं फास्ट फूड को उस कंट्री के अंदर। तो ये क्या है? सोशल फैक्टर है जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। क्या ख्याल है? लिखा जा सकता है डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग इन एक्जांटा विच विल हेल्प द कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू सेल्स जनरेशन। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। तो बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट बताना है कि ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा वहां पे। एक फैक्टर हो गया। क्या ख्याल है? Despite widening wealth gap, fast food has gained immense popularity among lower and middle class। और मिडल लोअर क्लास में पॉपुलैरिटी भी हाई है। और आप क्या दे रहे हो? इकॉनमी मील दे रहे हो, मीन्स सस्ती प्रोडक्ट दे रहे हो, तो इसके थ्रू भी सेल जनरेट करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। यही एक ही बात है। However, social awareness group are pressurizing health ministry to revise public health policy by introducing stringent regulation on food industry। लेकिन लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि रेगुलेशंस, लॉ जो हैं इसके ऊपर स्ट्रिक्ट होने चाहिए, लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। और अगर कोई ऐसे लॉ बन जाते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हेल्प देंगे? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये कौन सा फैक्टर है? लीगल फैक्टर। कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। Expected strict law regulation can prevent the organization in meeting its corporate objective। क्या ख्याल है? लीगल फैक्टर। क्यों? सिर्फ हमने करंट नहीं देखना होता, फ्यूचर भी देखना होता है। इम्पैक्ट सिर्फ करंट नहीं, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब क्या होता है? छुट्टी। टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या है? टैक्स से छुट्टी। टैक्स से छुट्टी मीन सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। So the government is offering tax holiday to encourage foreign investment। और हम फॉरेन से आ रहे हैं। तुम्हारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो ये थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। कहाँ पे लिखेंगे? सॉरी, टैक्सेशन। टैक्सेशन, ग्रांट, सब्सिडीज। कहाँ पे लिखेंगे? पॉलिटिकल फैक्टर है सर। पॉलिटिकल फैक्टर 5 हमने पढ़े, उसके अंदर था टैक्सेशन, सब्सिडीज, ग्रांट। तो ये सब्सिडी है। हाँ, इकोनॉमिक नहीं है। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक है, इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमिक है। वो इकोनॉमिक, इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर हैं। इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमिकल, सस्ता चीप नहीं है। इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, वो इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमी मीन कॉस्ट कटिंग, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनकी बातें हैं तो वो इकोनॉमिक फैक्टर हैं। ये मैंने कहीं पे बात की थी कि पेस्ट में 4 हेड हैं, तो लीगल और पॉलिटिकल एक ही हेड में आते हैं। शायद आप उस दिन थे नहीं। सो टैक्स कहां पे आएगा? पॉलिटिकल फैक्टर। So the government is offering tax holiday to encourage foreign investment. This incentive is strongly being opposed by local business community। क्यों? उन्हें शायद नजर आ रहा है कि इनको कॉस्ट कटिंग मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, लेकिन हम चूंकि जा रहे हैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। This incentive is strongly being opposed by local business community. In the past few years, Exanta has seen high inflation rate। Inflation rate वहाँ पे हाई है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए हमें प्रिवेंट कर सकता है इन मीटिंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। तो ये कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर। इन द पास्ट फ्यू इयर्स एक्सांटा हैज सीन हाई इन्फ्लेशन रेट एंड गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू रेज मिनिमम वेज रेट बाय 25%। मिनिमम वेज रेट 25% से इंक्रीज होगा, तो इससे भी हमारी लेबर कॉस्ट इंक्रीज होने से
ऑब्जेक्टिव फैक्ट हो सकता है। ये कौन सा है? एम्प्लॉयमेंट लॉ। लीगल फैक्टर कहाँ पे? पॉलिटिकल एंड लीगल के हेड में। बर्गर बडी, a leading local fast food chain, is gaining popularity because of its social contribution, advanced technologies, use of social media, mobile application for promotional activities, etc. तो एक टेक्नोलॉजी लाइक सोशल मीडिया अवेलेबल है जिसको कंपैटर यूज कर रहा है, तो हम भी उसे यूज करके कस्टमर अट्रैक्ट करके ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे आएगी? टेक्नोलॉजिकल में। कितने पॉइंट चाहिए तुम्हें? 6 × 2 12। एक नंबर आइडेंटिफाई करने का, एक नंबर उसको एक्सप्लेन करने का कि बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मीन अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या ख्याल है? मुश्किल था ये। इन्फ्लेशन कहाँ पे आना है? टैक्सेशन कहाँ पे आना है? टेक्नोलॉजी की बात कहाँ पे आनी है? लॉज की बात कहाँ पे आनी है? हाँ, एक सोशल फैक्टर आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, वो भी अगर हमने देख लिया है कि कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस है तो पॉजिटिव है। ये टेस्ट हम कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आगे चलेंगे। भाग जाओ।